शहाजी नगर मनपा हिंदी माध्यमिक शाला चीता कैंप से आप सभी का बृहन मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग आयोजित ऑनलाइन अध्यापन में आप सभी का स्वागत करते हुए आज का विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 कक्षा 10वीं। बच्चों, कक्षा 10वीं में एसएससी बोर्ड एग्जाम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 ये 40 अंक का पेपर होता है, जिसमें प्रश्न कुल मिला के 4 प्रश्न होते हैं, जिसमें से जो थर्ड क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3 ये 15 मार्क का क्वेश्चन होता है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन ये 3-3 मार्क्स के लिए होता है। इसमें कुल मिला के 8 उप प्रश्न होते हैं। 8 उप प्रश्नों में से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। 8 उप प्रश्नों में से 4 उप प्रश्न जीव विज्ञान से संबंधित होते हैं और 4 उप प्रश्न जो होते हैं वह पर्यावरण विज्ञान से संबंधित होते हैं। प्रश्नों का प्रारूप कुछ इस प्रकार होता है। दिए गए कथनों का उपयोग करके स्पष्टीकरण देना, उपाय या उपचार सुझाना, आकृति का स्पष्टीकरण लिखना, सारणी या तालिका पूर्ण करना, आकृति पूर्ण करना, उदाहरणों के सहायता से स्पष्टीकरण लिखना, आकृति पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, स्पष्टीकरण देते हुए उत्तर लिखना, नियम, सिद्धांत तथा स्पष्टीकरण लिखना और परिच्छेद पूर्ण करना। इस प्रकार से प्रश्नों का प्रारूप होता है। एक हम लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं। इसमें से आपको आंसर कैसे लिखना है और मार्किंग कैसे की जाती है ये भी हम पढ़ेंगे। आज हम प्रश्न नंबर 3 के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो हम जो भी क्वेश्चंस देख रहे हैं आज ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, अ, ब, क। अब जो कि यहाँ से प्रत्येक प्रश्न ये 3 मार्क्स के लिए होता है और पहले ही क्वेश्चन में उन्होंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, अर्थात ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। फर्स्ट क्वेश्चन है डार्विन के प्राकृतिक चयन के लिए चयन का सिद्धांत संक्षेप में वर्णन करो। इसका हो गया 1 मार्क। फिर सेकेंड क्वेश्चन है डार्विन के सिद्धांत के विरुद्ध कौन सी आपत्तियां उठाई गई, इस पर हो गया 1 मार्क। और थर्ड क्वेश्चन है इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए डार्विन द्वारा कौन सी बुक प्रकाशित की गई। ठीक है, तो इस पर हो गया 1 मार्क। कुल मिला के आपके हो गए 3 मार्क्स। हम एक एक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है जो सक्षम है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। यही प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है, अर्थात प्राकृतिक चयन हमेशा कार्यरत रहता है, वो कंटिन्यूस चालू रहता है और प्रकृति उसी को सिलेक्ट करती है जो सक्षम है और इसी द्वारा नई प्रजातियों का निर्माण होता है। फिर इसमें कौन सी आपत्तियां उठाई गई, तो डार्विन ने ये कहा गया है कि जो सक्षम है वही अस्तित्व बनाए रहेगा, यही प्रकृति का सिद्धांत है। प्रकृति उसी को सिलेक्ट करती है जो सक्षम है। तो केवल प्राकृतिक चयन ही उत्क्रांति के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि अन्य घटक भी होते हैं जो इन्होंने नहीं बताए हैं। उपयोगी तथा अनुपयोगी परिवर्तनों का स्पष्टीकरण भी डार्विन द्वारा नहीं दिया गया है कि जो हम जानते हैं कि जिन अंगों का उपयोग किया जाता है वह अंग बने रहते हैं और जिन अंगों का उपयोग नहीं किया जाता है वो लुप्त हो जाते हैं, तो इसका भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। धीमी गति से होने वाले परिवर्तन तथा तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन, दोनों गति से होने वाले परिवर्तन का कारण क्या है इसका भी उल्लेख किया गया नहीं है। ये कुछ ड्रॉबैक्स यानी आपत्तियां है। इस पर आप कोई भी 2 लिख लीजिए, इस पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। एक हो गया आपका प्रकृति चयन के सिद्धांत पर 1 मार्क, एक दूसरा मार्क्स हो गया आपके इसके आपत्ति पर 1 मार्क। और थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कौन सी पुस्तक प्रकाशित की गई, तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए डार्विन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये पुस्तक लिखी गई। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कभी कभी 1 मार्क के लिए, केवल 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि डार्विन द्वारा कौन सी किताब प्रकाशित की गई है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन के मध्य अंतर स्पष्ट करने के लिए कोई 3 मुद्दे लिखिए। अब देखिए, अंतर स्पष्ट करो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2B में भी आ सकता है या क्वेश्चन नंबर 3 में भी आ सकता है। यदि क्वेश्चन नंबर 2B में आ गया तो ये 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो आपको 2-2 पॉइंट मेंशन करने हैं। यदि ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में आया तो आपको 3-3 पॉइंट मेंशन करने हैं।
समसूत्री विभाजन जो होता है, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तित नहीं होती। यहाँ द्विगुणित कोशिका सदैव द्विगुणित कोशिका के ही स्वरूप में बनी रहती है, किंतु अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। देखिए नाम ही है अर्धसूत्री, और सूत्री यानी गुणसूत्र, अर्ध यानी आधे, तो यहाँ पे गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो आधी हो जाती है, और द्विगुणित कोशिका जो होती है वो अगुणित कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिका निर्मित होती है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, तो एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका निर्मित होती है। समसूत्री विभाजन 4 अवस्था में होता है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो 2 चरणों में होता है, अर्धसूत्री विभाजन भाग 1 और अर्धसूत्री विभाजन भाग 2। तो ये हो गए 3 पॉइंट। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप लिखने को ये भी लिख सकते हैं कि समसूत्री विभाजन जो होता है ये जनक कोशिका, कायिक कोशिका, मूल कोशिका में भी होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन ये सिर्फ जनन कोशिका में होता है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, आप मेंशन कर सकते हैं कोई भी 3 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दर्शाए गए संकेत का क्या अर्थ है। पहला क्वेश्चन है कि क्या अर्थ है, फिर बोला इन चिन्हों या संकेतों के बारे में अपनी भूमिका स्पष्ट करो। तो पहले आप इन क्या संकेत दर्शा रहे ये लिखेंगे, फिर आपकी भूमिका लिखेंगे, तब जाके आपको यहाँ पे 1 मार्क, यानी आपने यहाँ पे बताया कि ये क्या दर्शा रहा है, पहला आधा मार्क्स मिल गया, आपकी भूमिका लिख दी, आधा मार्क्स, 1 मार्क्स हो गया। सेम सेकेंड में कि आपने यहाँ पे भी बता दिया कि चिन्ह क्या बता रहा है, आधा मार्क, और क्या आपकी भूमिका रहेगी वो आधा मार्क, सेम यहाँ पर भी। तो इस तरीके से 1 1 1, इस तरीके से 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं, 2 चिन्ह देकर, या 3 मार्क्स के लिए भी पूछे सकते हैं, 3 देकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यानी इसमें से 100% क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। फर्स्ट देखिए यहाँ पे 3 एरो दिए, 1 2 3, तो ये 3 एरो क्या दर्शाते हैं, 3 आर दर्शाते हैं। आर रिड्यूस दैट इज कम करना, आर रीयूज दैट इज पुनः उपयोग करना, एंड आर दैट इज रिसाइकल पुनः चक्रीकरण करना। अभी किसका, प्राकृतिक संसाधनों का। तो ये जो चिन्ह है यह 3 आर दर्शाता है, और प्राकृत कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रीकरण करना, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम से कम करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए, ये संदेश प्राप्त होता है। ये आपने यहाँ पे लिख दिया, आपको आधा मार्क्स हो गया। फिर यहाँ पे आप अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम से कम करना चाहिए, और पुनर्उपयोग करना, उनका पुनर्उपयोग करना चाहिए, पुनर्चक्रीकरण करना चाहिए, और अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, या हम संरक्षण करेंगे, हम पुनः कम उपयोग करेंगे, हम पुनः उपयोग करेंगे, हम पुनर्चक्रीकरण करेंगे, और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम से कम करके उनका संरक्षण करेंगे। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड देखिए क्या बता रहा है, ये है पानी का ड्रॉप। ये क्या संकेत दर्शा रहा है, तो पानी की बचत करो, ये संकेत बताता है, पानी बचाओ का संदेश देता है। हमारी भूमिका क्या होगी, पानी बहुत मूल्यवान है, मानव का जीवन ही पानी से बना हुआ है, मानव के जीवन के लिए पानी आवश्यक होता है, अतः हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए और पानी बचाना चाहिए। या आप लिखेंगे, मैं पानी का सदुपयोग करूंगी, पानी कम से कम खर्च करके पानी का बचत करूंगी। नेक्स्ट है, ये देखिए, ये सौर प्लेट है, यानी कि सौर ऊर्जा का उपयोग करो, यह ये संदेश देता है। हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, तो सौर ऊर्जा जो होती है वो नूतनीकरण क्षम ऊर्जा स्रोत है, ये हमें फ्री ऑफ मतलब मुफ्त में उपलब्ध होती है। इसके लिए हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, और जीवाश्म जो ईंधन है उसका उपयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि उससे प्रदूषण होता है। तो जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कम से कम करके सौर ऊर्जा का उपयोग करके प्रदूषण कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए, या प्रयास करेंगे। ओके, तब जाके आप जब तीनों के लिए संकेत बताते हैं या संदेश बताते हैं तो हाफ 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 मार्क्स मिल जाएंगे, और जब आप अपनी भूमिका तीनों के लिए स्पष्ट करें तो हाफ हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। कुल मिला के आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरेलू गंदे पानी व्यवस्थापन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे किया जाता है, इस प्रक्रिया से प्राप्त अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो बड़े शहरों में जो इकट्ठा होता है पानी,
ये गंदे पानी पर सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया कराई जाती है। इससे क्या होता है, घरेलू जो गंदा पानी होता है या मलयुक्त पानी होता है उसमें कई प्रकार के यौगिक होते हैं, उसका विघटन करने के लिए और पानी में जो रोग फैलाने वाले जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इनके उपयोग से कार्बनिक पदार्थों का विघटन हो जाता है और इस विघटन से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। फिनाल ऑक्सीडाइजिंग जीवाणु घरेलू गंदे पानी के मानव निर्मित रसायनों का विघटन करते हैं। मानव निर्मित रसायन यानी पानी में क्या होता है, सर्फ होती है, साबुन होती है, ये सब हम मिलाए जाते हैं तो इनका वो विघटन करते हैं। तो ये आपने 4 पॉइंट लिखने हैं। जब आप 4 पॉइंट लिखेंगे तो ईच पॉइंट कैरी हाफ मार्क। दैट मीन्स इस पर आपको अ पर मिल गए 2 मार्क्स, हाफ 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 हाफ, टोटल हो गए आपके 2 मार्क्स। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि इस प्रक्रिया से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं उनका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तब आपको इस पर मिलेगा 1 मार्क, टोटल हो गए आपके 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण करो तथा दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखो। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आकृति देख रहे हैं आप लोग, ये सौर एरे है, सौर प्लेटें लगाई हुई है और साइड में देखिए इलेक्ट्रिक के खंबे दिख रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे सौर ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा बनाई जा रही है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त आकृति में किस प्रकार की ऊर्जा निर्मित की प्रक्रिया दर्शाई गई है। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा निर्मित प्रक्रिया दर्शाई गई है। अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने जब ये लिख दिया आपको 1 मार्क मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं 4 उपकरणों के नाम लिखो जिनमें इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो 4 सौर कुकर यानी कि सौर चूल्हा, सौर हीटर यानी कि सोलर उष्मक जिसमें पानी गर्म किया जाता है, कैलकुलेटर, आप देखेंगे आपका कैलकुलेटर जो होता है उसमें एक कांच की पट्टी होती है, तो कैलकुलेटर भी सौर ऊर्जा पर चलता है, और सौर विद्युत सेल। जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपको 4 पूछा गया है, तो आपने 1 लिखा तो आधा मार्क, 2 लिखे तो आधा आधा 1 मार्क, और 4 लिखे तो आधे 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 आधे, टोटल 2 मार्क्स। तो आपने ऊपर में आकृति पहचान लिए 1 मार्क, और नीचे में आपने 4 उपयोग लिखे 2 मार्क्स, कुल मिला के आपके हो गए 3 मार्क्स। इस तरीके से इसका मार्किंग होता है। अभी हम मार्च 2020 का पेपर देखते हैं। मार्च 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्क्रांति में शरीर संबंधी विज्ञान संबंधी प्रमाणों का महत्व उदाहरण स्पष्ट कीजिए, यानी उदाहरण देके आपको शरीर विज्ञान संबंधी प्रमाण को स्पष्ट करना है। तो हमारा जो शरीर होता है, ये शरीर की जो रचना है, बाहर की रचना और आंतरिक रचना, इनमें समानता दिखाई देती है। उदाहरण के लिए देखिए, मानव का हाथ, बिल्ली का अग्रपाद, चमगादड़ का चर्म प्रसर और व्हेल की पट्टिका यानी कि उसके फ्लिप्स जिससे वो तैरती है। अब अगर ये सभी को देखेंगे और इनकी आंतरिक रचना देखेंगे, तो आंतरिक रचना में क्या होता है, जो प्राणियों की हड्डी होती है उनमें संधि में समानता पाई जाती है, यानी जो जॉइंट्स है हमारे हाथ में, देखिए एल्बो, घुटना और रिस्ट, कलाई, इसमें 2 जॉइंट्स है, और फिर उंगलियां है। उसी प्रकार बिल्ली के अग्रपाद में भी होता है, चमगादड़ के चर्म प्रसर में भी होता है, और वेल की पट्टिका में भी होता है। इसी प्रकार से जॉइंट होते हैं। अब इनके अगर बाह्य शरीर देखेंगे, इन तीनों प्राणियों के, चारों प्राणियों के अगर बाहर का शरीर देखेंगे, चमगादड़, बिल्ली, मानव, इनके बाहर से शरीर देखिए कोई भी समानता नहीं दिखती है। इनका उपयोग देखिए, मानव हाथ का उपयोग काम करने के लिए करता है, बिल्ली चलने के लिए करती है, और व्हेल फिश तैरने के लिए करती है। यानी इनके काम भी देखेंगे तो काम यूज भी अलग है, बाहर से दिखता भी अलग है, लेकिन अंदर से अगर हम हड्डी रचना देखते हैं तो उसमें बहुत सारी समानता दिखाई देती है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि सारे जो सजीव है वह, इतने जो स्तनधारी सजीव है, ये एक ही सजीव से निर्माण हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा के प्रकार तथा उसके अनुसार लगने वाले साधन के आधार पर तालिका पूर्ण कीजिए। अब देखिए, ये जो है ये ऊर्जा का प्रकार दिया है, और ये जो है ये उसके साधन है। अब सेकंड वाला देखिए, यहाँ से आपको सहसंबंध पता चल जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा है, और यांत्रिक ऊर्जा कहाँ यूज होती है, तो सिलाई मशीन और साइकिल में। ठीक है, तो उसी प्रकार हमको विद्युत ऊर्जा लिखनी है, ऊष्मीय ऊर्जा लिखनी है। विद्युत ऊर्जा कहाँ होती है, बल्ब, पंखा,
फ्रीज, वॉशिंग मशीन, इन सब में विद्युत ऊर्जा यूज होती है। फिर ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ यूज होती है? जस्ट वेट बच्चों। ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है वो भाप पे चलने वाला इंजन, भट्टी, इलेक्ट्रिक चूल्हा, इस पर यूज होता है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? सौर चूल्हा यानी सौर कुकर, सौर उष्मक यानी कि सौर हीटर, इसमें होता है, हमने अभी देखा था, राइट। तो ये हो गए उसके साधन। एक क्वेश्चन छूट गया। निम्नलिखित संकल्पनाओं को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। स्थापन्न मातृत्व, काच नलिका में फलन और वीर्य बैंक। तो इनमें आपको संक्षेप में स्पष्ट करना है, एक प्रकार से आपको टिप्पणी लिखनी है। तो पहला देखिए, स्थापन्न मातृत्व। स्थापन्न मातृत्व क्या होता है? जिन स्त्रियों के गर्भाशय में आरोपण क्षमता नहीं होती, ऐसे स्त्रियां स्थापन्न मातृत्व पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। आरोपण क्षमता नहीं होती अर्थात उन स्त्रियों का डिंब फलन कर सकता है, लेकिन भ्रूण बनने के बाद उसे 9 महीने अपने गर्भाशय में क्यारी नहीं कर सकते। तो ऐसे स्त्रियों के लिए स्थापन्न मातृत्व ये पद्धति उपयोग में लाई जाती है। इस पद्धति में क्या करते हैं? जिस स्त्रियों के गर्भाशय में आरोपण करने की क्षमता नहीं होती, ऐसे स्त्रियों का अंडाशय से डिंब लिया जाता है और उन्हीं स्त्रियों के पति का शुक्राणु लिया जाता है और उसको परक नलिका में उसका फलन किया जाता है। और फलन करने के बाद जिस स्त्री का वो बच्चा है, उस स्त्री का गर्भाशय तो सक्षम नहीं है बच्चा कैरी करने के लिए, तो किसी अन्य स्त्री के गर्भाशय में उसको आरोपित किया जाता है और उस स्त्री के गर्भाशय में वो 9 महीने बच्चा कैरी होता है। तो इसे कहते हैं स्थापन्न मातृत्व। सेकेंड है काच नलिका में फलन, आईवीएफ दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी परक नलिका में, विट्रो मतलब शरीर के बाहर यानी प्रयोगशाला में फलन करना। तो यहाँ पे किस तकनीक का यूज करते हैं? इसमें आईवीएफ में क्या करते हैं? परक नलिका लेते हैं और परक नलिका में स्त्री का डिंब और पुरुषों का शुक्राणु लेकर उसका फलन और निषेचन कराया जाता है। अब ये किस सिचुएशन में करते हैं? यदि पुरुषों में शुक्राणु की संख्या की कमी यानी शुक्राणु कमी है, या उनका शुक्राणु में कुछ प्रॉब्लम्स है, या डिंब का अंडवाहक नलिका में प्रवेश में रुकावट है, यानी स्त्रियों में कुछ प्रॉब्लम है अंडवाहक नलिका में, क्योंकि वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो अगर यदि वहां पे फलन नहीं हो पा रहा है, इन शॉर्ट किस डिंब और शुक्राणु का फलन नेचुरली नहीं हो पा रहा है, तो परक नलिका में पुरुषों का शुक्राणु और स्त्री का डिंब लेकर परक नलिका में उसका फलन और निषेचन करा के फिर वो फलित डिंब जो है वो स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। थर्ड वन है वीर्य बैंक। वीर्य बैंक क्या होता है? यदि पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण न हो रहा हो और उनके वीर्य में शुक्राणुओं की उचित मात्रा ना हो, तो ऐसे दंपति को वीर्य बैंक का उपयोग करके संतान प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण ही नहीं हो रहा है, या शुक्राणु की संख्या में कमी है, या कुछ और प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे कंडीशन में जिन पुरुषों का शुक्राणु फलन हो सकता है, अच्छे कंडीशन में है, ऐसे पुरुषों का वीर्य जो होता है वो संग्रहित किया जाता है। अब जिस पुरुषों का वीर्य संग्रहित किया जाता है, ऐसे पुरुषों की पूरी शारीरिक तथा अन्य आवश्यक जांच की जाती है। अतः इस वीर्य बैंक के वीर्य का उपयोग आईवीएफ तकनीक की सहायता से भ्रूण का निर्माण करने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट और एक पेपर देखते हैं हम लोग। लैमार्क के अंगों का उपयोग अथवा अनुप्रयोगों के सिद्धांत को संक्षेप में स्पष्ट करो। और इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए 2 उदाहरण बताओ। लैमार्क के अंगों का उपयोग अथवा अनुप्रयोग। तो अभी देखते हैं अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग। लैमार्क ने अंगों का उपयोग अथवा अनुप्रयोग के सिद्धांत में यह समझाया है कि सजीव की विशिष्ट प्रकार की सक्रियता के कारण ही सजीव की शारीरिक रचना में परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि सजीव का कोई अंग सक्रिय नहीं है अथवा इस अंग का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो सजीव का वह अंग कार्यक्षम होकर नष्ट हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मानव एक बंदर से बना हुआ है, उत्क्रांतित हुआ है,
एब बंदर जैसे साउथ अफ्रीका में पाए जाते थे, जैसे ही वहां पे अकाल पड़ गया, एब बंदर जो है पेड़ से उतरकर जमीन पर आने लगे। जमीन पर आने लगे तो वो दो पैरों पर चलने लगे और पेड़ों पर रहना उनका, पेड़ों पर नहीं रहते, अभी जमीन पर रहने लगे, तो उनका पूंछ का उपयोग चला गया। अभी वो पूंछ का उपयोग नहीं कर रहे हैं, पूंछ का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उनकी पूंछ चली गई, नष्ट हो गई। सांप को पैर थे, लेकिन उन्होंने रेंगना स्टार्ट किया और पैरों का यूज नहीं किया, तो पैरों का यूज ना करने की वजह से उनके पैर लुप्त हो गए। तो ये क्या हो गया, अगर उन्होंने किसी अंग का यूज नहीं किया तो वो अकार्यक्षम होकर नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर किसी अंग का, कोई भी सजीव या कोई भी प्रजाति है, वह किसी अंग का अत्यधिक यूज करता है तो उसका उसमें और विकास हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए जिराफ, जिराफ साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका में ज्यादा उष्णमा होने की वजह से वहां के पेड़ जो होते हैं वो ऊंचे ऊंचे होते हैं, और ऊंचे होने की वजह से वहां का ऊपर की पत्तियां खाने के लिए बार बार कोशिश करने की वजह से जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। तो ये उसका दूसरा एक उदाहरण है। अब उसकी गर्दन लंबी हो गई क्योंकि उसने अपने गर्दन का ज्यादा यूज किया, इसलिए। तो यही है, इसी प्रकार सजीवों की शरीर रचना में होने वाले परिवर्तन उनके विभिन्न अंगों की सक्रियता अथवा निष्क्रियता के कारण ही होता है। ये दो उदाहरण हमने देखे कि सांप के पैर क्यों लुप्त हो गए, क्योंकि उन्होंने यूज नहीं किया, या जिराफ की गर्दन ऊंची क्यों हो गई, क्योंकि उसने अपने गर्दन का ज्यादा से ज्यादा यूज किया। तो यही है, अंगों का यदि हम अधिक उपयोग करते हैं तो उनका ज्यादा विकास होता है, अगर हम उसका अनुपयोग करते यानी उपयोग नहीं करते तो वो लुप्त हो जाते। यही लामार्क का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमने अभी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति का निरीक्षण कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो आकृति आपको दिख रही है, ये आपको दिख रहा है, आपको देखने से समझ में आ रहा है कि ये पवन चक्की है, ठीक है। तो पवन चक्की, उसके बाद ये आपको दिख रहा है इसके पीछे ये टरबाइन है। अब क्वेश्चन देखिए, आकृति में किस प्रकार की ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो हम लोग ना मोस्टली पवन ऊर्जा लिख देते हैं बच्चों, पवन ऊर्जा का निर्माण नहीं हो रहा है, यहाँ पवन ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। और क्या बन रहा है यहाँ पे देखिए, ये पावर हाउस जैसा आपको कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पे टरबाइन से ये कनेक्टेड है, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो इस आकृति में पवन ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है। फिर सेकेंड है, ये विद्युत निर्मित केंद्र किस ऊर्जा स्रोत पर आधारित है। तो हमें मालूम है कि ये पवन चक्की है तो पवन ऊर्जा का यूज किया जाता है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, या पवन ऊर्जा ही इसका स्रोत है, या पवन ऊर्जा की गतिज ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये ऊर्जा निर्मित केंद्र पर्यावरण हितैषी है। हाँ, ये पर्यावरण हितैषी है। क्यों, क्योंकि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए ये पर्यावरण हितैषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मीय विद्युत निर्मित केंद्र में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है। इस विद्युत निर्मित में कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा बोले, ऊष्मा अगर आ गया तो ऊष्मा में कोयले का यूज होता है। तो ऊष्मीय विद्युत निर्मित केंद्र में ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है। कोयला के दहन से जो ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा का उपयोग करके विद्युत निर्मित की जाती है। अब इससे कौन सी समस्या आती है। सबसे पहला, हवा का प्रदूषण। कोयले के ज्वलन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसे बहुत सारी विषैली गैस तैयार होती है और इनसे हवा का प्रदूषण होता है। जब कोयला जलता है तो कोयले के कुछ ठोस पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में जाते हैं, और अगर उस हवा के संपर्क में कोई इंसान आता है तो उसके श्वसन के साथ उसके शरीर में वो कोयले के ठोस पार्टिकल चले जाते हैं। इसके वजह से उनको स्वास्थ्य संबंधी गंभीर आजार हो सकते हैं, दमा जैसे बहुत सारे गंभीर आजार होते हैं। कोयला जमीन के अंदर भूगर्भ में बहुत सीमित मात्रा में है, अगर वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद कहां से कोयला लाएंगे, ये भी एक चिंता का विषय है। तो आपने बता दिया कि पहला प्रश्न था कौन से ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो कोयले का। फिर क्वेश्चन था कि इससे क्या समस्या हो सकती है, तो आप खाली लिख दीजिए, आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। हवा का प्रदूषण होता है और इससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ये आपने दो दिया, तो यहाँ पे दो समस्या पर आपको 2 मार्क्स मिल गए। ऊपर में आपने कोयला लिख दिया, वहां पर 1 मार्क्स मिल गया आपको। टोटल मिला के, कुल मिला के 3 मार्क्स इस तरीके से मिल जाते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
तालिका पूर्ण कीजिए। ये देखिए तालिका है। अभी यहाँ पे देखा है पुष्प के नाम, पुष्प के जो भाग होते हैं उनके नाम हैं, उनके घटक आपको लिखना है और उनके कार्य लिखना है। बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज के घटक कौन से होते हैं? तो बाह्य दल कौन सा होता है? बाह्य दल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बाह्य दल होता है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद उसका कार्य क्या होता है? तो बाह्य दल पुंज में बाह्य दल होता है या जिसको हम पिच्छक भी कहते हैं, उसका कार्य होता है आंतरिक भागों की रक्षा करना। फिर सेकंड है दल पुंज। दल पुंज में हम दल पुंज किसे कहते हैं? पंखुड़ियों को, यानी कि दल को। तो पंखुड़ियां इसके घटक हो गए। उनका कार्य क्या होता है? आपको पता है पंखुड़ियां बहुत कलरफुल होती है, रंगी बिरंगी होती है। इनका कार्य होता है कीटकों को आकर्षित करना। किस लिए? तो परागन के लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है पुमंग। पुमंग का घटक का नाम है स्त्री केसर, सॉरी पुंकेसर। पुंकेसर का कार्य क्या होता है? तो प्रजनन का कार्य करता है। उसी प्रकार पुमंग के साथ आपको जायांग भी पूछ सकता है। तो जायांग का घटक होता है स्त्री केसर और स्त्री केसर का कार्य होता है प्रजनन का कार्य करना। पुमंग का जो पुकेसर है और जायांग का जो स्त्री केसर है, ये दोनों प्रजनन के कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत तथा इस सिद्धांत के विरुद्ध उठाई गई आपत्ति को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन हमने अभी देखा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है हम आज सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देख रहे हैं, पूरे क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। आकृति में क्या दर्शाया गया है और प्रत्येक घटक को पहचान कर उसके नाम तथा पोषण स्तर को लिखिए। देखिए आपको आकृति पहचानना है, फिर आकृति पहचान कर उनको नाम देना है और उनके पोषण स्तर लिखना है। तो जब आप आकृति पहचान लोगे 1 मार्क, उसके घटक को पहचान लेंगे आप, उसके नाम लिख देंगे 2 मार्क्स, और उसके पोषण स्तर पहचान लेंगे तो 3 मार्क्स। ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे से देखिए, ये जो पहला है ये वनस्पति है, फिर ये टिड्डा है, ये छोटा पक्षी है, फिर ये सांप है और ये उल्लू है। तो आपने ये क्या कर रहे हैं? पेड़ को, वनस्पति को टिड्डा खा रहा है उसको, फिर छोटा पक्षी खा रहा है उसको, सांप खा रहा है उसको, उल्लू खा रहा है। ये हो गई भोजन श्रृंखला। तो पहला बोला है आकृति में क्या दर्शाया गया है? तो दी गई आकृति में भोजन श्रृंखला दर्शाई गई है। फिर बोला है उनके घटक को पहचानिए। ये जो है ये वनस्पति है, इसको हम कहेंगे उत्पादक। ये है टिड्डा, प्राथमिक भक्षक या प्राथमिक उपभोक्ता। ये है छोटा पक्षी, ये द्वितीय उपभोक्ता या द्वितीय भक्षक। सांप तृतीय उपभोक्ता, और ये जो है ये उल्लू, सॉरी चील, ये जो है ये सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है। अब इनके पोषण स्तर लिखना है आपको। तो पहला जो वनस्पति उत्पादक होता है ये प्रथम पोषण स्तर, इसको खाने वाला प्रथम भक्षक द्वितीय पोषण स्तर, उसको खाने वाला छोटा जो पक्षी है यानी कि द्वितीय उपभोक्ता वो होता है तृतीय पोषण स्तर, फिर सांप चतुर्थ पोषण स्तर, और ये जो है 5वां पोषण स्तर, पोषण स्तर 5। तो पोषण स्तर 1, पोषण स्तर 2, पोषण स्तर 3, पोषण स्तर 4, पोषण स्तर 5। इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट है जैव विविधता के प्रकार बताकर उनके उदाहरण दीजिए। जैव विविधता दैट इज बायोडायवर्सिटी। तो जैव विविधता के 3 प्रकार है, अनुवांशिक विविधता, प्रजाति की विविधता और परिसंस्था की विविधता। देखो बच्चों, पहले परिसंस्था की विविधता देखते हैं कि परिसंस्था की विविधता क्या होती है। प्रत्येक परिसंस्था में प्रत्येक प्रदेश में अनेक परिसंस्था होती है, और इन परिसंस्था का विविधता का अर्थ ही क्या है? विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाली परिसंस्था की विविधता। परिसंस्था में क्या क्या होते हैं? जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक में फिर वनस्पति आएंगे, प्राणी आएंगे, सूक्ष्म जीव आएंगे, उनके साथ क्या क्या आते हैं? अजैविक घटक आते हैं, फिर हवा है, पानी है, ये अजैविक घटक होते हैं, और ये कुल मिला के एक परिसंस्था बनती है। प्रजाति की विविधता क्या होती है? एक ही प्रदेश में एक ही प्रजाति के प्राणियों में अथवा वनस्पतियों में विविध प्रकार की जातियां दिखाई देती है। उदाहरण के लिए प्रजाति विविधता में वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्म जीव के विविध प्रकारों का समावेश होता है। यानी किसी एक परिसंस्था की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे वनस्पति होंगे, और वनस्पति में भी बहुत सारे वनस्पति दिखाई देते हैं। अलग अलग प्रकार के वनस्पति आपको दिखाई देंगे, और वनस्पति की भी वैरायटी दिखाई देंगे, यानी कि उसमें वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्मजीव, इन सभी विविध प्रकारों का समावेश किया जाता है। और अनुवांशिक विविधता क्या होती है? एक ही जाति के सजीवों में विविधता पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वो इंसान लीजिए,
हर इंसान दूसरे इंसान से पूरा डिफरेंट है, क्योंकि उनके अनुवांशिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, अनुवांशिक इंफॉर्मेशन अलग अलग होती है, इसलिए उनमें डिफरेंशिएट किए जाते हैं। तो हमने देखा कि जैव विविधता के कितने प्रकार हैं? 3। परिसंस्था की विविधता, प्रजाति की विविधता और अनुवांशिक विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति में किस प्रकार की विद्युत निर्मित केंद्र को दर्शाया गया है? इसे पहचानो तथा दी गई आकृति का नामांकन करो। इस विद्युत केंद्र में केंद्र की कार्य प्रणाली स्पष्ट करो, यानी आपको पहचानना है कि कौन सी विद्युत निर्मित केंद्र है, इस आकृति का नामांकन भी करना है और कार्य प्रणाली भी स्पष्ट करनी है। तो ये जो है, ये आकृति, ये जो उपर्युक्त आकृति है, ये प्राकृतिक गैस से विद्युत ऊर्जा निर्मित का दर्शाई गई है। फिर इसमें लेबलिंग करना है, आपको नाम लिखना है। ये जो होता है, यहाँ से ज्वलन कक्ष है, ज्वलन कक्ष को हम ईंधन प्रोवाइड करते हैं, नीचे कंप्रेशर होता है, यहाँ से हवा आती है ज्वलन कक्ष से। फिर ये टरबाइन है, गैस का टरबाइन है, यहाँ से बाहर निकलने वाली गैस भी छोड़ी जाती है, और ये जनित्र है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लेबल करना है ईंधन, कंप्रेसर, ज्वलन कक्ष, गैस टरबाइन और जनित्र। अब ये कार्य कैसे करता है? तो यहाँ पे ये जो ईंधन है, ये प्राकृतिक गैस होती है। प्राकृतिक गैस से ये जो है ज्वलन कक्ष में, इससे गैस जलती है और जलने से गतिज ऊर्जा निर्मित होती है। इस गतिज ऊर्जा के कारण टरबाइन घूमता है, और टरबाइन घूमने से विद्युत जनित्र में चुंबकीय विद्युत प्रेरण के द्वारा विद्युत निर्मित होती है। तो इस तरीके से आपको संक्षिप्त में इसको बताना है। आप चाहें तो खाली ये नीचे का प्रवाह तख्ता लिखकर भी इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, आकृति में दर्शाए गए यंत्र का नाम लिखिए। तो इसका नाम ये क्या है? ये टरबाइन है, भाप पे चलने वाला टरबाइन। इसकी कार्य प्रणाली स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या होता है, आपने पहले पहचान लिया कि टरबाइन है, इस पे आपको 1 मार्क मिल गया। फिर कार्य प्रणाली थोड़ा संक्षिप्त में स्पष्ट करने के लिए आपको इस पर 2 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 3 मार्क्स होते हैं। इसमें क्या होता है, इस टरबाइन पर बहुत वेग से भाप, पानी की भाप छोड़ी जाती है, जिससे ये टरबाइन घूमता है। पानी की भाप की गतिज ऊर्जा के कारण ये घूमता है। ये घूमने से ये जो टरबाइन होता है, ये जनित्र को अटैच होता है, उसके वजह से जनित्र का चुंबक घूमता है, और उसके वजह से विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा विद्युत ऊर्जा निर्माण होती है। ये हो गया इसका संक्षेप में आंसर। फिर क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, आकृति क्रमांक 1 में किस पुष्पीय चक्र मंडल को दर्शाया गया है? तो ये जो आकृति है, यहाँ पे देखिएगा, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि पुष्प में कितने चक्र होते हैं? 4। अभी हमने देखा भी था 4 तालिका में, बाह्य दल पुंज, दल पुंज, उमंग और जायांग। तो ये उसमें से ये है जायांग। तो पहला प्रश्न का उत्तर हो गया कि ये कौन सा पुष्पीय चक्र है? जायांग है। सेकेंड है, पराग नलिका किसका वहन करती है? ये देखिए, ऊपर में वर्तिका के ऊपर परागकण आया और ये पराग नलिका फॉर्म हुई। इस पराग नलिका से क्या जा रहा है? तो इस पराग नलिका से पुयुग्मक जाता है, यानी पराग नलिका किसका वहन करती है? परागकण के पुयुग्मक का वहन करती है। आकृति क्रमांक 3, 4 में किस प्रक्रिया को दर्शाया गया, इसको स्पष्ट कीजिए। तो 3, 4 में ये देखिए, ये 3 और ये 4, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पराग नलिका से पुयुग्मक आया, ये बीजांड में जा रहा है और बीजांड से मिल रहा है, यानी फलन कर रहा है। इसमें जो है पुयुग्मक में 2 युग्मक होते हैं, तो एक युग्मक फलन करके बीज निर्माण करता है और दूसरा जो होता है वो फलन करके भ्रूण पोष का निर्माण करता है। इस तरीके से यहाँ पे 2 बार फलन होता है, इसलिए इसको दोहरा फलन या द्विनिषेचन कहते हैं। द्विफलन या द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आकृति ए तथा बी के अर्थ स्पष्ट करो। मैंने अभी कहा था इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये बता रहा है, यहाँ पे देखिए, ये लीफ है, पत्ता है, और पत्ते के अंदर सौर प्लेट दिखाई गई है, फिर पवन चक्की दर्शाई गई है। यानी कि ये जो है पवन चक्की, सौर प्लेट, ये हरित ऊर्जा है।
तो ये क्या संकेत, अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, यहाँ पे बोला है सिर्फ स्पष्ट करो, संकेत को स्पष्ट करो, यहाँ पे अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं करनी है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो संकेत है ये हरित ऊर्जा के प्रकार को दर्शा रहा है। उदाहरण के लिए देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और यहाँ पे बता रहा है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग अपनी आवश्यकता के लिए करना चाहिए, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर ये देखिए पानी का ड्रॉप है, यानी कि पानी बचाओ का ये संदेश दे रहा है। भविष्य के लिए पानी बहुत ही कम है, इसलिए उसका सीमित उपयोग और सही ढंग से उपयोग करना आवश्यक है। यहाँ पे ये देखिएगा भाषांतरण और स्थानांतरण की आकृति दी है, और यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए। पहला है प्रारंभिक कोडान कौन से ट्रिपलेट कोडान है और ये कोडान कहाँ पाए जाते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, प्रारंभिक कोडान जो होता है वो हमेशा एमआरएनए पे ही होता है, क्योंकि एमआरएनए जो होता है वो केंद्रक में डीएनए होता है, उससे एक कोड लेकर आता है, इसलिए प्रारंभिक कोडान हमेशा एमआरएनए पे होता है। और यहाँ पे आप अच्छे से अगर यदि देखते हैं तो ये देखिएगा, अगर आपको दिख रहा है तो ये देखिए AUGUUCAA, ये एमआरएनए के कोडान है। तो प्रारंभिक यानी पहले वाला ट्रिपलेट कोडान होता है 3-3 का, AUG, ये जो है AUG ये इसका प्रारंभिक कोडान हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम के भीतर दिखने वाला आरएनए अणु किस प्रकार का अणु है और उस पर कौन से ट्रिपलेट कोडान होते हैं। तो आरएनए पर जो भीतर में जो राइबोसोम के भीतर जो आरएनए दिखता है वो टीआरएनए होता है, टीआरएनए। और यहाँ पे कितने अणु दिख रहे हैं, देखो टीआरएनए के 1 और 2, तो 2 अणु दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इन अणुओं पर क्रमशः कौन सा नंबर है, ये देखिए UACAAG दिख रहा है आपको आकृति में, आपको यही से देख के लिखना है। आपको यहाँ पे देख के हमको लगता है हमें समझ में आएगा कि नहीं यार, हमें थोड़ा सा कठिन लगता है, पर इस क्वेश्चन का उत्तर यहीं पे ढूंढा हुआ है, यहीं पे है, आपको सिर्फ ढूंढना है कि पहला है UAGAC और दूसरा है AAG। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक के बाहर आने वाले एमआरएनए पर कौन सा सांकेतिक संदेश है और डीएनए पर कौन सा सांकेतिक संदेश होगा। ये देखिए ये एमआरएनए है, इसका संदेश क्या है AUG, ये देखिए AUGUUCAA, ये इसका कोडान है। अब डीएनए पर क्या होगा, डीएनए और आरएनए में एक ही फर्क होता है कि आरएनए में टी नहीं होता है, थायमिन नहीं होता है, और डीएनए में यू नहीं होती है, यूरैसिल नहीं होता है। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा टी, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा टी, ठीक है। फिर फिर यू का हो जाएगा ए, क्योंकि यू की जोड़ी होती है ए, उसका पूरक ए है एडेनिन। फिर जी का सी साइटोसिन, फिर यू का टी ए, दूसरे यू का ए, फिर सी का जी, फिर ए का टी टी टी, इस तरीके से इसका कोड बनेगा। तो इसका कोड होगा ए का पूरक टी, यू का ए, सी का जी का सी, यू का ए, यू का ए, सी का हो जाएगा जी, ए का हो जाएगा टी, दूसरे ए का हो जाएगा टी, और फिर टी। तो ये होगा डीएनए का कोड, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय प्रजनन पुरुष प्रजनन संस्थान के किन्हीं 3 अंगों का नाम लिखो और इन 3 अंगों के कार्य बताइए। पहला, मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान में होता है वृषण, वृषण कोश, शुक्राशय, शिश्न, ये पार्ट्स होते हैं। हमें किन्हीं 3 का बोला गया है। तो वृषण में जो होता है वीर्य का उत्पादन होता है, साथ में पुरुष संप्रेरक जो है टेस्टोस्टेरॉन, इसका भी उत्पादन होता है। तो ये इसका कार्य हो गया। वृषण कोश का कार्य क्या होता है कि वृषण कोश में वृषण की रक्षा करना और वृषण का तापमान नियंत्रित करना, यह वृषण कोश का कार्य होता है। शुक्राशय का कार्य शुक्र का पोषण करना, शुक्राणु का पोषण करना और वीर्य बनने के लिए उपयुक्त रक्त द्रव का स्त्राव करना, ये हो गया शुक्राशय का कार्य। तो ये 3 पार्ट आपको ध्यान में रखना है और उनके कार्य भी ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन हम जो देख रहे हैं पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पर्यावरण संवर्धन के लिए आपके द्वारा किए जाने वाले किन्हीं 3 योजना और उपाय बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, योजना और उपाय बताइए। तो पहला है हम पौधे लगाएंगे, ठीक है, पहला हो जाता है हम पौधे लगाएंगे, अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे और पौधे काटेंगे नहीं, पेड़ लगाएंगे पेड़ काटेंगे नहीं। फिर एक दूसरा, ठोस कचरे का व्यवस्थापन करेंगे, अपने घर के आजू बाजू में या पाठशाला के आजू बाजू में हम कचरा फेंकेंगे नहीं, कचरे को हम कूड़ेदान में ही डालेंगे। प्लास्टिक का उपयोग पर नियंत्रण करेंगे,
प्लास्टिक का उपयोग हम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और लोगों को भी इसके लिए हम प्रेरित करेंगे। फिर आसपास के परिसर में रहने वाले पशु पक्षी की देखभाल करेंगे, उनके लिए भोजन और पानी भी देंगे। फिर जीवाश्म ईंधन जैसे कि पेट्रोल, डीजल, इनका उपयोग कम से कम करेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। थोड़ी दूर जाना हो तो पैदल चलकर जाएंगे या साइकिल का उपयोग करेंगे। बहुत दूर जाना है तो प्राइवेट वाहनों का उपयोग करने की बजाय सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, समाज को इसके बारे में जागरूक करेंगे, समाज में जन जागृति फैलाएंगे। ये हो गया इसका एक उपयोग। जब आप ये 6 लिख देते हैं तब आपको इसने बोला है कि 3 उपाय बताइए, 3 योजना बताइए और उसका उपाय लिखो। तो ये हो गए, हमने बहुत सारी 6 ये लिखे हैं, आप कोई भी 3 लिखिए, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन चक्र की संरचना दर्शाई गई है, सिर्फ इसको नामांकन कीजिए। क्वेश्चन सिर्फ नामांकन करना है। तो ये पवन चक्की है, नामांकन आपको इसलिए आकृति बच्चों मोस्टली क्वेश्चन आकृति बनाओ ऐसा क्वेश्चन अभी तो बहुत कम आता है, लेकिन नामांकन करो ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपको नाम ध्यान में रखना है। ये जो है ये पवन चक्की के पत्ते हैं, ये शाफ्ट है, ये गियर बॉक्स है, ये जो है ये बेरिंग है, ये उसके लिए आधार है जिस पर पवन चक्की खड़ी होती है, और ये मेन है जनित्र, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पत्ते, गियर बॉक्स और जनित्र ये आपको आकृति में बताने हैं। अभी ये 3 मार्क के लिए लेबलिंग आया है, नाम लिखिए। तो आपके कोई भी 6 नाम आने चाहिए बच्चों। एक नाम आधा मार्क कैरी करता है। जब आप 6 नाम लिखेंगे तब आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विद्युत निर्मित केंद्र में ऊर्जा रूपांतरण दर्शाने वाले प्रवाह आकृति को पूर्ण कीजिए। ये परमाणु ऊर्जा है। तो परमाणु ऊर्जा से क्या होता है, परमाणु ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा यानी कि हीट निर्माण की जाती है, उससे भाप बनती है पानी की गतिज ऊर्जा, उस पानी की गतिज ऊर्जा से टरबाइन घूमता है और टरबाइन घूमने की वजह से विद्युत ऊर्जा की निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंगिक प्रजनन में नवजात शिशु में माता पिता के समान, थोड़ा मैं फास्ट ले रही हूँ बच्चों, टाइम हो रहा है। लैंगिक प्रजनन में नवजात शिशु में माता पिता के समान लक्षण पाए जाते हैं, इन कथन को स्पष्ट कीजिए। तो लैंगिक प्रजनन 2 युग्मक की सहायता से होता है, आपको पता है, स्त्री युग्मक और पुंयुग्मक, सॉरी डिंब और शुक्राणु, इनसे होता है। तो जब युग्मक बनते हैं तो वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं। उसमें क्या होता है, गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं, और माता पिता से जो बच्चा बनता है, बच्चे में माता पिता के डीएनए ट्रांसफर होते हैं। और डीएनए ट्रांसफर हो रहे हैं मतलब क्या हो रहे हैं, उनके अनुवांशिक गुणधर्म बच्चे में ट्रांसफर हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। और इन गुणसूत्रों के हस्तांतरण होने से ही माता पिता जो है और उनके संतान है, इनके गुणधर्म समाये दिखते हैं। मोस्टली आप देखिएगा बच्चे की जो नाक होती है या तो माँ या पिता के जैसे होती है, या बाल जो होते हैं वो माता या पिता के जैसे होते हैं। तो ये समानता इन्हीं कारणों की वजह से होती है, क्योंकि माता पिता से जो है डीएनए बच्चों में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है ये एक पैराग्राफ है, ऐसा पैराग्राफ भी आएगा आपको फिल करने के लिए। तो जब ऐसा पैराग्राफ आएगा तो ऑप्शन दिए रहेंगे बच्चों, आपको खाली करेक्ट ऑप्शन करेक्ट जगह पर लिखना है। तो प्रथिन एक है, प्रथिन क्या है, एक महाअणु है। कैसे बनता है, जो कि कई अमीनो अम्लों के अणुओं से जुड़ने से बनता है। जब प्रथिन का संश्लेषण होता है, प्रथिन का संश्लेषण होता है तब विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल निर्मित होते हैं। इन अमीनो अम्लों को परिवहन द्वारा, किससे द्वारा परिवहन, रक्त के द्वारा, रक्त द्वारा परिवहन करके प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। प्राणीजन्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले प्रथिनों को फर्स्ट क्लास प्रथिन कहते हैं, क्योंकि इनमें उत्तम गुणवत्ता वाले अमीनो अम्ल विद्यमान होते हैं। हमें प्रथिन से 4 किलो कैलोरी पर ग्राम इतनी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे विद्युत चुंबकीय प्रेरण दर्शाने वाली आकृति दी है, इस आकृति का नामांकन करो। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको इस आकृति का सिर्फ लेबल करने के लिए कहा गया है, इसको आपको लेबलिंग करना है, नामांकन करना है। तो ये देखिए, ये जो है ये रॉड है, ये गोल घूमने वाला हत्था है, ये चुंबक को घुमाता है, इससे बल चुंबकीय बल रेखाएं निर्माण होती है। ये तार की कुंडली है,
तार की कुंडली जब चुंबकीय बल रेखाओं में आती है तो विभवांतर निर्माण होता है और इस विभवांतर को हम वोल्ट मीटर के द्वारा देख सकते हैं, यानी विद्युत निर्मित हुई ये हमें वोल्ट मीटर के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2019 में भी 1 मार्क के लिए पूछा था कि इस अभिक्रिया का नाम लिखो। तो इस अभिक्रिया का नाम है परमाणु की केंद्रकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। यहाँ पे परमाणु की केंद्रकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया दर्शाई गई है। ये अभिक्रिया कहाँ पे होती है? तो परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र में होती है। विद्युत निर्मित केंद्र में ही इसका यूज किया जाता है। इसमें कौन से तत्व का यूज किया जाता है? देखो इसका उत्तर आपको यही पे, बहुत सारे मैंने देखा है जब पेपर चेक करती हूँ तो मुझे बाकी 2 क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं लेकिन 3rd क्वेश्चन का आंसर बच्चे लिखते ही नहीं है कि किस तत्व का यूज किया जाता है। अगर आपको तत्व का नाम नहीं आ रहा है तो आप यही उठा के लिख लीजिए, ये वाला U235, इट्स मीन्स यूरेनियम 235, इस तत्व का उपयोग किया जाता है। ये लास्ट है बच्चों। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहला बोला अलैंगिक प्रजनन की परिभाषा लिखिए और फिर बोला है कि म्यूकर का नया कवक जाल कैसे निर्मित होता है। तो पहले हमें परिभाषा लिखनी है। युग्मक अथवा युग्मनज का निर्माण न करके किसी प्रजाति के एक ही सजीव द्वारा अपने समान नवजात सजीव निर्माण करने की प्रक्रिया को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। क्योंकि देखिए युग्मक और युग्मनज का निर्माण करके जो लैंगिक जो प्रजनन होता है उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं, और युग्मक और युग्मनज का निर्माण नहीं बिना किए जो नया सजीव बनता है उसे अलैंगिक, उस प्रक्रिया को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अब म्यूकर में कवक जाल कैसे बनता है? तो ये देखिए ये जो है ये म्यूकर है, ये एक तंतुमय इसकी रचना होती है। ये जो है ये बीजाणुधानी है। बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु होते हैं। जब ये बीजाणुधानी फूटती है तो ये बीजाणु गिरते हैं। अगर ये किसी न्यूट्रिटिव पोषक पदार्थ पर गिर जाते हैं तो वहीं से ये नया म्यूकर तैयार हो जाते हैं। इसलिए आप देखते होंगे बारिश के दिनों में वगैरह आपको कवक जो है कहीं पे भी चपाती है, ब्रेड है, कोई कुछ नमीदार चमड़ा है तो उस पर ये कवक आपको दिखाई देता है, क्योंकि बीजाणुधानी से बीजाणु गिर जाते हैं और उनको जहां से न्यूट्रिशन मिलता है वहां पर ये अपना कवक फैलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में दर्शाए गए भाग को पहचानो और प्रत्येक अंग का कार्य लिखो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मोस्टली प्रश्न 4 में 5 अंक के लिए पूछा जाता है इस पेपर में। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा है लेकिन मोस्टली ये 5 नंबर के लिए पूछते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए ये जो है ये मानवीय स्त्री प्रजनन संस्थान है, पहले आपने पहचान लिया। इसका नाम लिखना है। ये जो है पहला अंडाशय है, फिर ये जो है ये अंडवाहक नलिका है, ये गर्भाशय है और ये योनि है। ठीक है, अंडाशय का कार्य क्या होता है? तो डिंब कोशिका का उत्पादन करना, स्त्री संप्रेरक जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इसका निर्माण करना। यहाँ पे डिंब निर्माण होता है और स्त्री संप्रेरक का निर्माण होता है। फिर एक गर्भाशय, गर्भाशय ये है गर्भाशय। गर्भाशय में क्या होता है? तो यहाँ पे भ्रूण की पूरी वृद्धि होती है और प्रसूति में भी ये मदद करते हैं। फिर अंडवाहक नलिका, ये जो है ये अंडवाहक नलिका है। देखिए बच्चों हमेशा भ्रूण कब बनता है? जब शुक्राणु और डिंब सिर्फ अंडवाहक नलिका में ही मिलेंगे तब भी उनका फलन होगा, वो कहीं और मिलेंगे तो उनका फलन नहीं होता है। तो ये जो है अंडवाहक नलिका ये फलन के लिए जगह उत्पन्न करके देता है या जगह प्रदान करता है, और यही से जो है अंडाशय से जो अंडा है यानी कि डिंब है वो यहाँ से निकलकर गर्भाशय तक आता है। फिर ये जो है ये योनि है। योनि का कार्य होता है संभोग या समागम के लिए मार्ग होता है, या प्रसूति का मार्ग होता है, या मासिक धर्म के समय रक्तस्राव का ये मार्ग होता है। लास्ट वन क्वेश्चन, ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि नीचे दी गई भोजन श्रृंखला को उचित क्रम में लिखो और भोजन श्रृंखला किस परिसंस्था का है वो बताइए। तो ये देखिए ये जो है आपको इसको सही क्रम में लिखना है। सबसे पहले हमेशा किसी भी भोजन श्रृंखला में सबसे पहले उत्पादक आएगा। उत्पादक है यहाँ पे धान की खेती, धान की खेती पर लगेगा टिड्डा, टिड्डे को खाएगा मेंढक, मेंढक को खाएगा सांप और सांप को खाएगा बाज यानी कि चील। तो ये होनी चाहिए आपकी सही श्रृंखला, धान की खेती, टिड्डा, मेंढक, सांप और बाज। अब ये कौन सी परिसंस्था पर पाए जाते हैं? धान की खेती जमीन पर रहती है, टिड्डे जमीन पर रहते हैं, तो ये सारे जो है ये
भू परिसंस्था के घटक हैं। यहाँ पे क्या होता है, धान की खेती में जो होती है, खेती हमेशा पानी के अगल बगल में यानी कि नदी के आजू बाजू में होता है। खेत में बहुत सारा पानी होता है, तो पानी के अगल बगल में आपको मेंढक भी दिखाई देंगे। तो धान के खेती को खाने के लिए टिड्डे आते हैं, टिड्डे को खाते हैं मेंढक, और मेंढक पर निर्भर होते हैं सांप, और सांप पर निर्भर होते हैं बाज, और इस तरीके से ये कंप्लीट भोजन श्रृंखला कार्य करती है। तो यहाँ पे जो बाज होता है वो सर्वोच्च भक्षक होता है, और इस तरीके से प्रत्येक पोषण स्तर के जैविक घटक पर जीवाणु, कवक, कुछ कीड़े इत्यादि विघटक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि वो मरने के बाद उनका विघटन होना है, तो विघटन के लिए सूक्ष्मजीव या कवक कार्य करते हैं। और इस तरीके से पोषण स्तर, एक पोषण स्तर से पोषण जो होता है वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक हस्तांतरित होता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के हमने चैप्टर 1 से 5 तक लेकर हमने बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले कीजिएगा, बाकी अन्य क्वेश्चंस को बाद में कीजिएगा। आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक समझा है। यदि किसी को क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ बच्चों, अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चों आपको, अपना हैंड राइज कीजिए। हाँ बच्चों, किसी को प्रॉब्लम है? अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, आप लोग पूछ सकते हो बच्चों। अपना हाथ ऊपर कीजिए, मैडम उसका आंसर आपको बताएगी। जो भी है क्वेश्चन, आपके मन में कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ इमदुल्ला पूछो बेटा। हाँ अपना माइक ऑन करो। सर ये PDF वो टेलीग्राम पे भेज दीजिए ना। हाँ वो सेंड हो जाएगा बेटा, वो सेंड हो जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। ओके। और किसी को कुछ पूछना है बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग पूछ सकते हो। अपना हैंड राइज कीजिए, अपना हाथ ऊपर कीजिए। शायद मैडम किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। रीना मैडम धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम।